5th क्लास कंप्लीट ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा याद है कि ऑलमोस्ट 5th कंप्लीट होके 6 में जा रहा था, अच्छा, तभी फादर एक्सपायर करे। और मैं बता दूं आपको, मैं प्रॉपर मैं यूपी का रहने वाला हूँ। फादर का किडनैप हुआ था मेरे। क्या बात कर रहे हैं? जी। तो सर फिर जैसे कि फादर नहीं रहे हैं, उसके बाद सर फिर पढ़ाई कैसे हुई? फिर कैसे? पहले टेस्ट में मेरी नीचे से तीसरी पोजीशन आई थी 5000 बच्चों में केमिस्ट्री में। हुँ, और आज मैं केमिस्ट्री का एचओडी हूँ, पूरा जेई डिवीज़न मोशन का देख रहा हूँ, जॉइंट डायरेक्टर हूँ केमिस्ट्री में। मतलब अच्छा ठीक-ठाक अपना नाम है। मतलब ठीक है, वो तो होता है। अब आप सोचो कि कितना बुरा लगा होगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि यार ना, एक कोटा से आया है लड़का, सिरेमिक में। कोटा से? कोटा से आया है, सिरेमिक ब्रांच है। हाँ, हाँ, तो हमने कहा बताओ भाई कौन है यार? कि यार वो पढ़ाता है बढ़िया। ठीक है। वो पता है कौन थे? कौन थे? नितिन विजय। एनवी सर? हिंदी सर। हाँ, तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों? तो स्वागत है आपका पॉडकास्ट के एक नए सेशन में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जो कि हैं आरआरडी सर, जो कि मोशन इंस्टीट्यूट के जॉइंट डायरेक्टर हैं। आप सभी उन्हें फॉलो करते हैं और आप सभी उनसे, बहुत सारे जो मेरी ऑडियंस है उनसे पढ़ी भी होंगी। तो स्वागत करते हैं सर का, और आज जानते हैं कि सर की स्टोरी क्या रही, कहाँ से सर ने शुरू किया और आज कैसी चल रही है उनकी जर्नी। सर वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के इस सेशन में। थैंक यू, थैंक यू। और सर काफ़ी दिली इच्छा थी कि आपके साथ मैं एक वीडियो करूं। पॉडकास्ट का जो सेशन मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक सेशन में ज़रूर लेके आऊँगा। मेरा सौभाग्य है। तो सर आज पूरी कहानी अपनी बतानी है जनता को कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आज काम कर रहे हैं। हालांकि मेरे को याद आता है कि जब मोशन का ओरिएंटेशन वगैरह होता है तो मैं उसमें जाता हूँ, तो आपको कई बार मैंने आपकी स्टोरी देखी, मैंने आप बच्चों को बताते हुए, तो काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी मुझे। तो मैंने सोचा कि एक बार तो चैनल पे ज़रूर आनी चाहिए चीज़ें। तो चाहूँगा कि सर वो जो आपकी स्टार्टिंग से जो स्ट्रगल स्टोरी रही लाइफ के बारे में, उसे आप बताएं जनता को उसी तरीके से जैसे आप वहाँ बताते स्टेज पे। एक्चुअली में तो क्या है, बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत मेरे बचपन से। मैं तो क्या आपको बताऊं, मतलब स्टोरी बताते बताते मैं हमेशा देखता हूँ कि इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है, दुख भरी भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे को मतलब लोगों ने बताया, लाइक दादी ने बताया कि जब मैं 9 महीने का था तो मदर एक्सपायर करी। मेरे को शक्ल भी याद नहीं है, और तब के टाइम पे क्या होता था कि कोई फ़ोटोज़ वोटोज़ होती नहीं थी, तो मतलब आइडिया नहीं है मतलब किस तरह की मदर थी। मतलब आपने मम्मी को देखा ही नहीं है? नहीं, 9 महीने का था मैं। 9 महीने का तो अब क्या ही याद रहेगा, 9 महीने की एज में अगर किसी की मदर एक्सपायर कर जाए अरे बाप रे! तो उसको क्या ही याद रहेगा कि कैसी थी। तो चलिए ठीक है, हो गया। दादी थी और भाई बहन थे, पिताजी थे। जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे। जब मैं 5th क्लास पास करके 6 में एंट्री कर रहा था, तभी फादर एक्सपायर करे। क्या? फिर से बोलिएगा। 5th क्लास कंप्लीट ऑलमोस्ट, मतलब ऐसा याद है कि ऑलमोस्ट 5th कंप्लीट होके 6 में जा रहा था, अच्छा, तभी फादर एक्सपायर करे। और मैं बता दूं आपको, मैं प्रॉपर मैं यूपी का रहने वाला हूँ। फादर का किडनैप हुआ था मेरे। क्या बात कर रहे हैं? जी। मतलब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। मेरा जो सबसे बड़ा भाई वो 10th क्लास में था हुँ, और मैं 6 में था। हम लोग 3 भाई थे, 3 भाई 1 बहन। मिड वाला भाई, जो बीच वाला भाई था, वो 8वीं क्लास में था। उन दोनों भाइयों ने पढ़ाई नहीं करी। हुँ। इतने मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई कि अच्छा, जब पिताजी थे तो हम लोग के मतलब कोई कमी नहीं थी, मतलब ऐसा सच की फाइनेंशियल कोई क्राइसिस नहीं थी, कुछ बढ़िया बहुत बिंदास तो चल रहा ये था। जो एक्सपायर किडनैप वाले के बाद ही हुए? हाँ, वो अच्छा। 10 दिन किडनैप रखे और 11वें दिन डेड बॉडी मिल गई थी। अरे बाप रे! मतलब 10 दिन हम लोग खोजते रहे। मतलब हम तो बहुत छोटे थे, मैं तो बहुत छोटा था, बट भैया लोग मतलब काफ़ी प्रयास किए कि भाई कहाँ है, क्या है। तो 11वें दिन जो है डेड बॉडी मिली थी। तो जर्नी है, अब क्या किया सकता है। बड़ा वाला जो ब्रदर था वो 10th क्लास में था, उसने 10th का एग्ज़ाम तक नहीं दिया। हुँ, उसके बाद उन्होंने छोटा-मोटा काम स्टार्ट किया। परिवार को पालना मतलब बहुत भारी समस्या हो जाती है। 10th क्लास का बच्चा क्या परिवार पालेगा? हम लोग, मेरे परिवार में मतलब 4 लोग थे, मतलब 3 भाई, 1 बहन और 1 बूढ़ी दादी। हुँ, मेरे को, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है, हुँ, हुँ। तो ही आपके सारे रिश्तेदार हैं।
मैंने ना रिश्तेदारों को बहुत बारीकी से देखा है। हम्म, जब वो फादर थे तो सब बढ़िया चल रहा था, सब कुछ गुड था। हम्म, जैसे ही फादर एक्सपायर किए, रिश्तेदारों ने भाई साहब ऐसा मतलब मुंह मोड़ा ना, हम्म, मतलब मेरे को याद आ जाता है ना कि वो सिचुएशन कैसी थी। मतलब बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति हो गई थी। मतलब जैसे आजकल के बच्चे क्लास में बोलते हैं कि सर ना मेरे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, मैं पापा फार्मर हैं। मैं आपको बताऊं हम लोगों की ऐसी हालत थी, क्योंकि सारा जो मैनेजमेंट था फादर देखते थे। 10th क्लास वाले भाई को क्या ही पता चलेगा कहाँ पैसा दिए हैं, कहाँ बैंक में जमा है, किसी को कुछ नहीं पता था हम्म, ना। और हम लोग की मतलब ऐसा नहीं था कि कोई हम लोग गरीब थे। ये आपको बताऊं, जब मैं 6 क्लास में था तो फादर का जो किडनैप हुआ था तब उनके पास 7 लाख रुपए थे हाथ में। हम्म। किडनैपिंग हुई थी मतलब तब के टाइम पे कौन सा ईयर होगा सर? 89 के आसपास। 89। बाप, तो 89 बड़ी 90 बात के थी सर वो आसपास। तो। मतलब कि इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए दैट मीन्स कि करोड़ों की हाँ, तो वैल्यूएशन मतलब थी। और ग्राफ एकदम जीरो, हाँ। खड़ाक जीरो हो गया, फिनिश हो गया सब। हम्म, मतलब अब आप सोचो कि बड़े वाले भाई ने कितना स्ट्रगल किया, जो दुकान में काम किया। फिर मतलब हम, मेरे जो आसपास का सराउंडिंग था ना, मोहल्ले के लोग कहते थे कि ये सब छोटे छोटे बच्चे सब भीख मांगेंगे। हम्म, सब ऐसे बोलते थे कि क्या करेंगे अब, एक ना तो इनकी कोई ज़मीन है ना कुछ है, क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी पिताजी बेच के गांव से शहर में शिफ्ट हुए थे। हम्म, तो अपने को क्या पता पिताजी ने क्या बेचा क्या खरीदा। वो तो टाइम था कि भाई ठीक है शहर में शिफ्ट हो गए, और LIC में थे फादर मेरे। तो उसके बाद तो बस बस चल रहा है कि भाई अब कई बार तो ऐसा हुआ हम लोगों के घर में खाने को भी नहीं था। हम्म, मतलब एक मेरे को याद आ रहा है कि हम यूपी में हम लोगों के यहाँ क्या वो 13वीं होती है, 13 दिन बाद ना खिलाते हैं रिश्तेदारों को। तो भैया के पास इतना भी पैसा नहीं था कि पिताजी की वो 13वीं कर पाए, और किसी रिश्तेदार ने सपोर्ट नहीं किया। कैसे भी कैसे कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करके किसी से मांग के ठीक था। तो उसके बाद दीदी थी, वो समझदार थी। हम्म, तो उनको मतलब कुछ चीज़ें दिख जाती थी कि भाई कुछ करना है, तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हम्म, और बेसिकली पढ़ाना उनको नहीं था, मेरे को इन्वॉल्व करना था हम्म, कि भाई वो तो उनको क्लियर था कि शादी होगी वो तो चली जाएंगी, बट इन लोगों का तो कैसे गुजारा चलेगा। तो उनको मतलब मेरे को इन्वॉल्व करना था टीचिंग में 6 क्लास में। तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। फिर वो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि यार तू पढ़ा दे, मैं थोड़ा काम से जा रही हूँ, तो पढ़ाने लगे। तब लगा कि यार ये तो सही है। तो मैं आपको बता दूं 6 क्लास से मेरे को याद है 4 बच्चे थे, तो वो 15-15 रुपए फीस आती थी, 4 बच्चों की 60 रुपए आता था। तब से 6 क्लास से मैंने पढ़ाना शुरू किया। बस तब से जर्नी पढ़ाने की शुरू हो गई, फिर तो कभी बंद ही नहीं हुआ। 6 क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया तो चलता रहा, धीरे धीरे हो गया काम। मतलब कि सर मैं कई बार ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ तो मैं उनसे उनकी स्टोरी जानता हूँ, लेकिन जब मैंने आपसे सुना था स्टेज पे, जब आपने एक बार कहानी शॉर्ट में बताई थी, मुझे लगा था कि ज़रूर एक बहुत बड़ा पेन होगा सर के अंदर, अब वो वहीं पे निकलेगा, तो इसीलिए मैंने पहले पूछा नहीं आपसे। मैंने बोला कि वीडियो में ही रियल रिएक्शन आनी चाहिए। मतलब मेरे को तो बहुत याद आता है कि कैसा समय था यार। कोई भी पड़ोस में लोग बोलते हैं कि मामा मतलब माँ माँ, 2 माँ। हम्म, रियल मामा बगल में रहते थे, सगे, कॉमन वॉल थी हमारे और मामा की। अच्छा। नो हेल्प। आज तो आज की सिचुएशन है कि आज मैं बोल दूं कि मेरे बच्चे का बर्थडे तो सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, सारे, चाहे उनको टिकट मिले ना टिकट मिले। जबकि मामा नाना का एक बड़ा रोल होता है। मैं बताऊं, मैं भी फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आता हूं। कई बार ऐसा होता था कि हमें पापा से हम कुछ रिक्वेस्ट करते थे, वो पूरा नहीं हो पाता था, तो उसमें मामा और नाना काफ़ी हेल्प कर देते थे हमारे, काफ़ी सपोर्टिव रहे। एक्चुअली में सर क्या होता है ना, एक्चुअल स्थिति तब पता चलती है जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है। अगर आप सक्षम हैं तो आपके साथ हर आदमी खड़ा है। जब आपको रियल में ज़रूरत होती है ना किसी की, कि यार मेरे को आज मतलब, और वो ऐसे नहीं ज़रूरत होती कि आप अच्छे हो, आपको पैसे की ज़रूरत है तो आदमी दे। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है ना, जब आपके पास पैसा कुछ नहीं होता है, तब जो आदमी हेल्प करता है वो मतलब इम्पोर्टेंट है, वही इम्पोर्टेंट है। आज मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए या कुछ चाहिए तो कोई भी दे देगा कि सर तो वापस कर ही देंगे। हाँ। जब आपके पास कुछ ना हो
तब जो हेल्प करे ना, सही में मददगार आदमी वो होता है। मतलब मेरे को याद है 6 क्लास में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, फिर मतलब मुड़ के पीछे नहीं देखा। फिर 6 क्लास के बाद मैं आपको बता दूं 7th क्लास में था तो 6 वालों को पढ़ाता था, 8th में था तो 7th, ऐसे ऐसे करके जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे 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 तो फिर ये ऐसा हो गया कि भाई ठीक है यार, अब अपना सेटल हो गया। फिर जो अपना बीच वाला भाई था उसको भी मैंने सेटल किया थोड़ा थोड़ा। तो सर फिर जैसे कि फादर नहीं रहे हैं, उसके बाद सर फिर पढ़ाई कैसे हुई, फिर कैसे कॉलेजेस वगैरह? पढ़ाई क्या, ऐसे तो चलता गया, ट्यूशन पढ़ाते रहे, पैसा आता रहा। मतलब एक्चुअली में भैया जो थे बड़े वाले, उनको मतलब ऐसा लगता था कि यार मैं इनको डांटूं नहीं इनको लगेगा कि मैं इनके माँ बाप नहीं हैं, तो भाई का मतलब थोड़ा सा रहता ना कि यार मतलब डांट बांट मार पीट। तो सबसे भैया हम लोग को मतलब मेरे को याद है कि 10th तक तो हम लोग का कुछ भी नहीं था, मतलब पढ़ाई लिखाई में ऐसा कोई वो नहीं था कि बहुत पढ़ना है। कभी मतलब 6 क्लास से मैं बहुत मूवी वूवी देखता था, भाई भैया ने कभी रोका भी नहीं। मतलब लोग बोलते थे कि मोहल्ले में ना सबसे बर्बाद बच्चे यही है, सबसे बर्बाद हैं, इनको तो पढ़ना, लेकिन दिमाग था मतलब अपन मेहनत करते तो तब भी अच्छा करते। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर मैंने 12वीं में पढ़ाई नहीं करी, बहुत सारे आते हैं मेरे पास कि मैंने 12वीं में पढ़ाई नहीं करी, मेरे को समझ नहीं आता। ऐसा नहीं होता। मैं आपको बता दूं 12वीं जब मैंने करी ना बांदा से, तो मैं प्रॉपर बांदा का रहने वाला हूँ ना, यूपी में एक जगह है चित्रकूट के पास बांदा, जानते थे बांदा। तो 12वीं जब मैंने करी ना तो मेरे को IIT का नाम भी नहीं पता था। अच्छा। अपने को एक ही चीज पता थी, पॉलिटेक्निक में जूनियर इंजीनियर बनते हैं। अपन आसपास के लोग यही बोलते थे कि पॉलिटेक्निक मतलब जूनियर इंजीनियर ना, जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, 20-25 हज़ार रुपए मिलता है, बढ़िया मजा आ जाता है। तो अपना थॉट यही था कि यार ठीक है जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, 20-25 हज़ार रुपए मिलेगा, मजा आ जाएगा। तो अपन ने जो है 10वीं में तो एग्जाम दिया था तो हुआ नहीं, 12वीं में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया तो 12वीं में पॉलिटेक्निक में हो गया था। और एक इलाहाबाद पॉलिटेक्निक होती है IERT, उसका भी मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें भी हो गया था। लेकिन ये कहा था कि यार बहुत लोअर ब्रांच मिल रही है, सिविल विल क्या मिलेगी। तो और एक अलग से एग्जाम होता था हम लोग के टाइम पे MLNR, जो आजकल वो MNIT इलाहाबाद है ना, उसको पहले MLNR बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा था, तो उसका अलग से एग्जाम होता था। तो और IIT और रुड़की AIEEE अपने टाइम पे था नहीं, तो IIT था और रुड़की का अलग से एग्जाम होता था ना। तो अपने को IIT के बारे में पता था कुछ और ना रुड़की के बारे में, केवल MLNR पता था। तो उसका एग्जाम दिए थे तो उसमें अपना हुआ नहीं ना। फिर ये हुआ कि भाई क्या करें अपना, अच्छा कोचिंग तो अपन पढ़ा ही रहे थे बांदा में, मतलब अपने घर में ही कोचिंग खोल ली थी अपन ने, और ठीक ठाक पैसा आ रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि अपन फिर बहुत मतलब कमजोर हो गए, मतलब ठीक ठाक पैसा आने लगा था। फिर अपन ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, BSc कर लेते हैं। BSc में एडमिशन ले लिए बांदा में ही। फिर मेरे जीजा जी जो है इंस्पेक्टर थे पुलिस में, बस्ती, देवरिया बस्ती है, बस्ती यूपी में। हाँ यूपी में, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी। तो अब जब मैं बता दूँ आपको, जो दीदी की शादी हुई ना, हमारे जो हम लोगों के जो रिश्तेदार थे वो शादी के लिए भी ऐसे लड़के खोज के लाते थे कि कोई दूध बेच रहा है, कोई चाय की दुकान खोले दीदी के लिए। तो एक बार दादी ने बोला कि मैं अपनी बिटिया की शादी इन सब से नहीं करूँगी। तो एक हमारे मतलब रिलेटिव थे, तो बोला कि तुम्हारे बच्चे को कोई DM नहीं मिलेगा, ऐसे ही लोग करेंगे शादी। ठीक है, इट्स ओके। किस्मत देखिए, किस्मत भाई, किस्मत सब ऊपर से आदमी लिखवा के लाता है। अपन तो यहाँ मेहनत करते हैं, जो होना है ना वो तय है, बट आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ लग गया और पुलिस वाले से शादी हो गई। और जीजा जी मतलब बहुत ही मतलब ऑनेस्ट आदमी, ऑनेस्ट, पुलिस में रहते हुए भी मतलब 1 रुपये भी हराम है कि किसी का आज तक उन्होंने 1 रुपये भी लिया होगा। बहुत बढ़िया। तो बस्ती में थे तो उनका ट्रांसफ़र हो गया कानपुर। बांदा कानपुर करीब 130 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो जब ट्रांसफ़र हो गया तो दीदी ने बोला कि तू एक काम कर, तू कानपुर ही आ जा और यहीं BSc कर लेना। तो BSc में तो एडमिशन ले लिया हूँ मैं, मतलब क्यों आऊँ कि नहीं यहीं आके पढ़ो। अच्छा दीदी से क्या मतलब अपना, क्योंकि अपन छोटे थे तो दीदी ने मतलब थोड़ा हेल्प करी, तो थोड़ा सा रहता कि भाई ठीक है लगा हुआ है। तो मैं कानपुर चला गया, कानपुर में BSc में एडमिशन ले लिया। ठीक है। BSc में क्योंकि IIT के बारे में तो अपने कहीं मतलब जहन में ही नहीं था कि
मेरे जैसे लोगों का भी आईआईटी में हो सकता है क्या यार, ना अपने को लगता है ना कि आईआईटी जो है एक बहुत बड़ी चीज है, मतलब अपने नहीं बस के नहीं नहीं। नहीं, मतलब अपने नहीं, अपने नहीं, अपन तो हाँ। हिंदी माध्यम वाले लोग हैं यार, 12वीं हिंदी से करने वाला आदमी कहाँ आईआईटी फाईटी सोचेगा। हाँ। तो मैंने क्या, मेरे को याद है बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके मैंने किदवई नगर में एक सर थे, यादव जी थे, तो वहाँ मैं मैथ्स की ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो मैथ्स का जैसे वो क्वेश्चन देते थे ना, तो मैं तुरंत करके सर हो गया, ऐसे कैसे हो गया दिखाओ, देखते थे कि अरे इतनी जल्दी कैसे कर लिए, एक और कर, कट कट हो जाता था। तो वो जो सर थे ना, उन्होंने बोला कि यार तू बीएससी क्यों कर रहा है। तो मैंने क्यों कर रहा है क्या, मतलब सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। नहीं यार तेरा दिमाग तो बहुत तेज चलता है, तेरे को तो आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने कहा सर आईआईटी सर कहाँ, मतलब अपने कहाँ बस की आईआईटी, नहीं बेटा तू तो कर सकता है। फिर एक दोस्त था, मतलब वहीं साथ में मेरा पढ़ता था, अनूप सिंह भदौरिया, उसने कहा भाई तू तो कर सकता है यार। मैंने कहा कि तुम कहीं नहीं कर रहे, कह रहा मैंने तो कर ली, मेरे तो नहीं हुआ। तो 2-3 साल उसने कर ली, पहले अटेम्प्ट नहीं थे, ठीक है। पहले अटेम्प्ट कितना भी दे सकते। तो अनूप सिंह भदौरिया जो है ना, वो जहाँ हम लोग पुलिस कॉलोनी में रहते थे कानपुर में, कैंट में पुलिस कॉलोनी में रहते थे जीजा जी के साथ, तो वहीं वो रहता था। तो वही बंदा था जो मेरे को कानपुर में जो कोचिंग मंडी है ना, जहाँ कोचिंग सारी है, दैट इज काकादेव। हाँ। तो काकादेव वो लेके गया मेरे को पूरा। मैं भी लास्ट मंथ गया हुआ था अच्छा कानपुर, कानपुर, तो मैं विजिट किया तो वहाँ काकादेव, हाँ काफी सारी इंस्टीट्यूट है वहाँ हाँ पे। सारे कोचिंग वही है कानपुर हाँ। की सारी, जैसे यहाँ राजीव गांधी नगर है, रोड नंबर 1 कोटा में, हाँ। वैसे वहाँ काकादेव है। तो वो मेरे को लेके गया काकादेव, सारे मास्टर्स ने जो जो टीचर पढ़ा रहे थे सबसे मिलाया कि भाई कितनी क्या फीस है ये है। तो मेरे को याद है कि तब 7-7 हज़ार या 6-6 हज़ार रुपए करके पर सब्जेक्ट वहाँ इंडिविजुअल चलता है, मतलब एज अ कोचिंग कानपुर में नहीं थी हम लोग के टाइम पे, मतलब फिजिक्स अलग पढ़िए, केमिस्ट्री अलग पढ़िए, मैथ्स अलग पढ़िए, ऐसा था। तो सबसे बात करी तो 6-7 हज़ार रुपये फीस थी। अब अपने पास तो था नहीं इतना कि भाई ठीक है यार, पहले तो था बट अभी तो ठीक है यार, पैसा तो नहीं है अब। फिर जीजा जी से बात हुई तो जीजा जी ने, अच्छा मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी कि अनूप सिंह बोले कि यार जीजा जी एसएसपी ऑफिस में पोस्टिंग है, एक बार काकादेव थाने में फ़ोन करा देना तो फीस तो लगनी नहीं है, एसएसपी ऑफिस में पोस्टिंग है, काहे की फीस लगेगी, वो सब फ्री में करवा देते हैं। तो मैंने जीजा जी से बोला कि जीजा जी आप ना काकादेव थाने में फ़ोन कर दो, अच्छा। फीस नहीं लगेगी। तो बोले कि तू एक काम कर, अपना सामान पैक कर और निकल ले बांधा। क्यों, मतलब गलत क्या कह दिया। मतलब मैं ना किसी से बात करूंगा और ना किसी से सिफारिश करूंगा, जितना पैसा चाहिए मेरे को बताओ मैं दूंगा। हमने सोचा कि कहाँ से दोगे, क्योंकि मेरे को याद है जैसे उनकी सैलरी आती थी ना, तो 28 तारीख को उनका पैसा खत्म हो जाता था। जितनी सैलरी आती थी 28 तारीख को खत्म हो जाता था, मतलब 1000-2000 अड़ोसी पड़ोसी से मांग के लाते थे खर्च चलाने के लिए। पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर, ईमानदार आदमी। मतलब आप सोचो कि वो पड़ोसी से तो घर चलाने के लिए पैसा ला रहे, फीस कैसे भरेंगे। तो मैंने दीदी से बोला कि दीदी कैसे, मतलब कैसे, कौन देगा पैसा, कोचिंग करना है, अगर आईआईटी पे तैयारी करनी है तो पैसा कौन देगा। अब भाई लोगों के पास तो इतना पैसा है नहीं, उनका तो कैसे करके घर चल रहा है, यही बड़ी बात है। तो बोले कि नहीं वो करेंगे कुछ, तो उनका क्या होता है, सरकारी जो ऑफिसर होते हैं इनका वो करता है जीपीएफ, जो गवर्नमेंट हर महीने काटती है, वो नहीं रिटायरमेंट के बाद जो वन टाइम पेमेंट मिलता है, हाँ, उसमें ग्रेजुएटी पीएफ ऐसे कुछ है, हाँ। जीपीएफ बोलते थे पुलिस वालों को, पता नहीं क्या है उसका फुल फॉर्म। तो उन्होंने, मेरे को याद है 25,000 रुपये जीपीएफ से निकलवा लिए। 25,000 रुपये जीपीएफ से निकलवा लिए फीस भरने के लिए, और मेरे को पी दिए कि जितनी फीस लगे वो जमा कर दो, पढ़ाई करो। बड़ा अजीब सा था कि मतलब आदमी घर चलाने के लिए बगल से उधार मांग रहा है। तो आपने फिर काकादेव में कोचिंग? हाँ, फिर अपन ने लिया पैसा, काकादेव में कोचिंग पढ़ी। मेरे को याद है 13 अगस्त को एडमिशन हुआ था मेरा, वो भी याद है 13 अगस्त को। और 13 अगस्त को एडमिशन, मतलब जैसे होता क्या ना, मैं जैसे बच्चों को जैसे मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी पढ़ाता है, कुछ समझ नहीं आता तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, एक आध हफ्ते में ही हो जाता है, एक आध हफ्ते में बच्चा जो है ना कहता नहीं नहीं मेरे बस की नहीं है, समझ नहीं आ रहा। मैंने जब क्लास में गया ना, और बता दूं, अच्छा ये बहुत बढ़िया चीज़ है, वहाँ पे क्या होता था कि मैथ्स और फिजिक्स में तो डायरेक्ट एडमिशन हो गया, मतलब पैसा भरिए एडमिशन लीजिए, आई कार्ड बन गया, कल से क्लासें आइए। केमिस्ट्री के सर थे पंकज अग्रवाल सर, ठीक है, कानपुर में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं,
मतलब नंबर 1 टीचर है, मतलब मज़ेदार ना। तो वहाँ एंट्रेंस होता था, मतलब कोचिंग में पढ़ने के लिए एंट्रेंस होता था। तो हमने ठीक है फॉर्म लिया, एंट्रेंस की डेट आ गई भाई, इस तारीख को एंट्रेंस होगा, ठीक है। अपन दही वही खा के और टीका उका लगा के चलो भाई फोड़ देंगे अपने, तो क्या है। गए तो एक्चुअली में मैंने तो क्या 12वीं हिंदी माध्यम से करी थी और पेपर पूरा था इंग्लिश में, भाई सबको समझ ही नहीं आ रहा क्या है। फिर क्या किया कि ऐसा लगता है कि यार एक काम करता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कर देता हूँ तो सारे सही हो जाएंगे, तो फर्स्ट रैंक आ जाएगी। तो पहले का सी, दूसरे का डी, ऐसे ऐसे करके कर दिया, समझ में कुछ नहीं आया। और भाई साहब जब लिस्ट लगी तो उसमें अपना नाम ही नहीं था। मतलब एकदम शॉक्ड हो गए कि आईआईटी की प्रिपरेशन करने आए, कोचिंग के एंट्रेंस में तो हुआ नहीं, आईआईटी में कहाँ से होगा। बहुत बड़ा समस्या खड़ी हो गई कि भाई अब कैसे होगा। फिर कुछ कुछ सोर्स सिफारिश लगा के कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के, लाइक रिलेटिव तो इलाहाबाद में पढ़ाते थे मैथ्स, उनसे पीसीओ में जाके, फिर तो फ़ोन ऑन तो हुआ नहीं करते थे, पीसीओ में फ़ोन ऑन करके फिर अपन ने जुगाड़ लगा के एडमिशन ले लिया। कोचिंग में एडमिशन गुरुजी ने ले लिया, मतलब ठीक है। और फिर क्या हुआ कि रिडॉक्स नाम का एक चैप्टर चल रहा था, तो बीच में चल रहा था, तो बहुत सर क्या बहुत फास्ट पढ़ाते थे, बहुत फास्ट। अब अपन हिंदी वाले थे, अच्छा पीछे से बच्चा, कानपुर में स्कूल भी अच्छे अच्छे हैं, तो पीछे से बच्चा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता और गुरुजी इंग्लिश में जवाब दे देते। तो एक बार मैं बच्चे को देखता है, एक बार सर को देखता, लगता है यार दोनों क्या बातें कर रहे हैं, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो बड़ी समस्या हो जाए, समझ ही नहीं आ रहा। फिर टेस्ट आ गया, टेस्ट फिर अपना दही वही खा के, दही चीनी खा के कि करेंगे, और फिर कुछ नहीं समझ में आया। भाई साहब दे दिए, चलो टेस्ट हो गया। उसके बाद 3-4 दिन बाद रिजल्ट आया। जब रिजल्ट आया तो सर के हाथ में जो है ना 2 पेपर थे, उसमें टॉपर्स के नाम थे। मेरे को लग रहा था कि इस बार मैं टॉप करूंगा, क्योंकि मैंने लग रहा था कि इसका ये ही आना चाहिए, आ नहीं रहा था, ए ही आना, तुक्का लगा दिया सब में कि हो सकता है। रिजल्ट आया, पहला नाम सर ने वो पुकारा, पहला नाम अनाउंस किया, कोई बोले ही नहीं। यार टॉपर ही नहीं आया यार कोचिंग, यार गजब ही है। टॉपर मतलब टॉपर तो रोज आता है यार, टॉपर क्यों नहीं आया। ठीक है भाई, सेकंड रैंक का नाम आया, फिर भी कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं सोचा यार गजब टॉपर है क्या, कैसे पढ़ते हैं, कोचिंग ही नहीं आते। तीसरा नाम मेरा था। ओ भाई साहब इतनी अंदर से खुशी आई, चलो थर्ड रैंक। बहुत 5000 बच्चे थे तब कोचिंग में, 700 बच्चा, आई थिंक 700 बच्चा एक क्लासरूम में पढ़ता था तब। तो वो कोचिंग आज भी है? हाँ आज भी है, अब तो कम हो गई है, लेकिन बूढ़े हो गए, थोड़ा सा एज भी हो गई। थर्ड रैंक जब आई, भाई साहब इतनी अंदर से खुशी आई ना, फट से खड़े हो गए, फोड़ दिए ना। और गुरुजी ने शक्ल देखी, बहुत 2 मिनट 1 मिनट तक तो ऐसे देखते रहे। कहा यार हो क्या गया। फिर पता क्या करे, वेरी गुड, सोर्स से एडमिशन लिए थे ना, सबको बता दिया यार। अब यार बात सोर्स से लिए थे तो मेरा और आपके बीच में रहेगी ना, अब पब्लिकली हो गया हो कि सोर्स से एडमिशन लिए। पता क्या करा, सोर्स से एडमिशन लिए थे ना, वेरी गुड, ऐसे पढ़ते रहो, आईआईटी छोड़ो आईटीआई में भी नहीं होगा। एकदम शॉकिंग हो गया है, थर्ड रैंक लाके भी आईआईटी छोड़िए आईटीआई में भी नहीं होगा, ऐसा थर्ड रैंक लाए यार। पता चला वो बिलो 20 की लिस्ट थी, 5000 में से नीचे से जो टॉप 20 है उसकी लिस्ट थी। क्या बात कर रहे, मतलब 5000 में से, मतलब आप सोचो कि नीचे से तीसरा नंबर था पहले टेस्ट में। नीचे से वो बेसिकली वो जो 20 थे ना, वो बेइज्जत करने के लिए थे पहले। अच्छा, जो दूसरी लिस्ट थी वो एक्चुअल टॉपर थे। अब अपने को क्या पता, उन्हें एकदम खड़े हो गए, भाई साहब फोड़ दिए। वो पता चला नीचे से तीसरी पोजीशन थी। पहले टेस्ट में मेरी नीचे से तीसरी पोजीशन आई थी 5000 बच्चों में केमिस्ट्री में। और आज मैं केमिस्ट्री का HOD हूँ, पूरा JEE डिवीज़न मोशन का देख रहा हूँ, जॉइंट डायरेक्टर हूँ केमिस्ट्री में। मतलब अच्छा ठीक ठाक अपना नाम है, मतलब ठीक है तो होता है। अब आप सोचो कि कितना बुरा लगा होगा। अच्छा बात ये नहीं है कि सर ने अपमान कर दिया, सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है कहाँ होती है, जब ये जो फ्रंट की रो पे जो लड़कियां बैठी होती है ना, वो जब मुड़ के देखती है ना कि ये बेवकूफ कौन है वो बहुत बुरा लगता है। बेइज्जती, गुरुजी बेइज्जती करते, ठीक है यार गुरुजी का तो काम है। वो हमने देखा कि कभी भी, अब जैसे अपन भी क्लास में कुछ लड़कों को बोल देना तो फ्रंट रो की लड़कियां सारी ना 180 डिग्री रोटेट करके देखती कौन है बेवकूफ। वो मेरे साथ भी हो चुका है ना।
तो ठीक है भाई, अब बेइज्जती हो गई तो हो गई, अब क्या करेंगे। फिर मैं आया घर, बुआ जी का लड़का मेरा एक बीएचयू में था पुराना, मतलब सगी बुआ नहीं थी, मतलब गांव की। मैंने उनको पीछे जाके फ़ोन किया, भैया यार ऐसे ऐसे बेइज्जती हो गई। उन्होंने बताई टेक्निक की, ये बुक है, इसी बुक से सर पेपर बनाते हैं। पी बहादुर करके एक बुक थी। मैं बुक लाया और भाई साहब रटना शुरू किया। मतलब टचवुड अपने को ना फुल स्टॉप कॉमा तक याद हो जाता है। मतलब एक बार पढ़ लिया हो गया काम। इतना मेहनत करी ना मैंने, इतनी मेहनत करी, मैं बता दूं आपको, 15-15 घंटे मैं सेल्फ स्टडी करता था। इतनी जरूरत नहीं होती। अब लोग कहेंगे 15 घंटे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के टाइम पे कोचिंग एक दिन एक क्लास होती थी और एक दिन 2 क्लासें होती थी, 2-2 घंटे की बस। सारा दिन फ्री पढ़ते ही रहता था, क्योंकि अपना क्या ज्यादा समय हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने में चला जाता था, क्योंकि क्लासें इंग्लिश में होती थी और मैं हिंदी माध्यम से था, तो बहुत सारा कन्वर्जन में चला जाता था कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ज़्यादा समझ आता था। अगर मैं इंग्लिश का होता तो शायद और अच्छा करता। तो ठीक है भाई, पढ़ा, समझ में भी थोड़ा थोड़ा आने लगा। फिर करीब 1 महीने बाद दोबारा टेस्ट हुआ तो समझ में आ गया था, और सारे क्वेश्चन जितना वो भाई ने बताया था ना कि इस बुक के, उसको हर एक क्वेश्चन का आंसर तक मैंने याद कर लिया था। और जब पेपर देने गया ना, तो आपको विश्वास करिए कि कम से कम 70-80% क्वेश्चन उसी बुक के थे। केवल क्वेश्चन को ऑप्शन में बनाया गया था। मतलब क्वेश्चन वही है, उसके ऑप्शन बना दिए गए ना। अरे यार ये तो इसका आंसर ही आएगा, इसका ही आएगा, खट 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 खट, मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए। बढ़िया, एकदम शानदार हो गया माहौल। और कुछ समझ में भी आने लगा था, ऐसा नहीं कि सारा वो था, मतलब जो समझ में भी आने लगा था तो कुछ कुछ तो कर भी दिए। फिर रिजल्ट आया तो जो बिलो 20 की लिस्ट थी ना, उसमें अपना नाम नहीं था। ठीक है, अपन उसी में पहले उसी में देख रहे थे, उसी में खुश हुए कि भाई इसमें बेइज्जती ना हो ना। ठीक है। फिर भाई साहब जो पहला नाम बोला ना केमिस्ट्री में, पहला टेस्ट में, वो मेरा ही था। अरे वापस, मतलब गजब वापसी थी। ओ भाई साहब, वो तो ना सर को ऐसे देख के तो फिर शॉक्ड हो गए, हैं ऐसे कैसे। फिर कह रहे हैं कि किसके बगल में बैठे थे, तो हमने कहा सर मेरे को तो कुछ पता ही नहीं कौन क्या है, मैं तो किसी को नहीं जानता, बोर्ड में आके सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तुमने हाँ, आप जितने मेरे सही हैं वो कोई भी आप क्वेश्चन बोलोगे मैं बोर्ड में सॉल्व कर दूंगा। गुड, ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है। गुड, पक्का सिलेक्ट होगा। फिर जो लड़कियों ने मुड़ के देखा ना, वो खुशी जो है अलग थी कि अब बेवकूफ वाला नहीं है, अब थोड़ा ठीक है कि यार बन गई। हाँ, मतलब इज्जत थोड़ा बन गई। फिर वो जो मोटिवेशन था ना सर का, वो मतलब रामबाण हो गया कि यार अपन कर सकते हैं यार, इसका मतलब कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। फिर अपन ने मेहनत करना शुरू करी, मतलब क्योंकि बहुत सारा समय वो कन्वर्जन लैंग्वेज का जो बैरियर था ना, वो बहुत ज़्यादा समय खा गया। लेकिन ठीक है, अपन धीरे धीरे करके सेलेक्ट हो गए आईआईटी में। जब आईआईटी का रिजल्ट आया तो पहले ये नहीं था कि अपन इंटरनेट में जाके घर घर में नेट लगाओ तो देख लो। लाइन लगती थी, साइबर कैफे हुआ करते थे पहले, साइबर कैफे में लाइन लगती थी रिजल्ट देखने के लिए। वैसा खड़े हो गए, उस समय तो वही था माध्यम। हाँ, माध्यम वही था, इंटरनेट का एक्सेस नहीं, वो साइबर कैफे। हाँ, साइबर कैफे था तो लाइन लगती थी। तो मेरे साथ जो लाइन में ना 4 जो बच्चे थे ना, वो पहले तो क्या होता था, रोल नंबर डालता था, फिर वो बफरिंग करता था, घूमता रहता था, धड़कने बढ़ती रहती थी, और लिख के आता था बड़ा बड़ा पूरी स्क्रीन पे, सॉरी जिसका नहीं हुआ, बस सिर्फ सॉरी केवल, और कुछ नहीं। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, पूरी स्क्रीन में लिख के आता था बड़ा बड़ा सॉरी। अच्छा, तो आगे के 3 बच्चों को सॉरी लिख के, मेरा नंबर आया, मैंने अपना एडमिट कार्ड दिया कि भाई, मतलब मेरे को याद है वो हाथ कांप रहे थे कि अपना तो सॉरी ही आएगा। भरोसा था अपने को कि अपना, मतलब क्योंकि अच्छा पहले क्या होता था, अगर होगा भी तो दूसरों को देख के डर बैठ गया होगा मन में। और क्या होता था, जैसे आज की डेट में क्या होता है, आज अपन ने आईआईटी का एग्जाम दिया, कल सोल्यूशन आ जाते हैं। पहले तो पेपर नहीं मार्केट में आता था, तो पेपर नहीं आता था तो उसके सोल्यूशन भी नहीं आते थे कि भाई आपको सोल्यूशन पता चल गए तो आप मैच करा लो कि भाई मेरा कितना सही कितना गलत, कुछ नहीं पता चलता था, सब डार्क था। बफरिंग, रोल नंबर डाला, बफरिंग हुई, लिख के आया यू गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी, बस इतना ही। हाँ, सिक्योरिंग समथिंग रैंक लिख के आई थी, 1966 आई थिंक, इतनी रैंक थी मेरी ना। तो मतलब बहुत अच्छी रैंक तो नहीं थी, लेकिन
मेरे हिसाब से बहुत अच्छी थी, क्योंकि जो जिसने कभी आईआईटी के बारे में सोचा भी ना हो, 12वीं में जो आईआईटी का नाम तक ना जानता हो, उसका सिलेक्शन होना, मतलब मेरी समझ में मैं अपने शहर का पहला आईआईटीएन था। हमारे शहर से एक भी आईआईटीएन उसके पहले नहीं हुआ था। अच्छा। कोई सोच ही नहीं पाता था। मैं तो जहाँ का हूँ ना, वो बहुत मतलब बैकवर्ड एरिया था, अब तो नहीं है खैर। तो वहाँ पे लोग ज़्यादा मैक्सिमम सोच पाते थे कि रेलवे ड्राइवर बन जाऊँ, बस, अब क्लर्क व्लर्क बन जाऊँ, इतना ही थॉट था। अपना भी ऐसे ही था कि यार कहीं सरकारी वरकारी नौकरी लग जाएगी, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, हो गया सिलेक्शन। फिर ये हुआ कि भाई क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो हम मेरे को जो मैथ्स पढ़ाते थे आशीष बिश्नोई कानपुर में, तो बीएचयू से पास आउट थे, मतलब थोड़ा फैमिलियर थे। तो मैं सर के पास गया कि सर ऐसा ऐसा है, तो वो उनको जो है मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता था। तो बोले कि बेटा तू बीएचयू जा सकता है, वहाँ पढ़ना भी कम है और तेरे को पार्ट टाइम जॉब वॉब करनी हो, क्योंकि तेरे को मतलब फीस उस भरने के लिए पैसा चाहिए, तो कहाँ से आएगा, तो बीएचयू जा और कुछ भी मिले बीएचयू में ज्वाइन कर ले। ठीक है, सर की बात मान के अपने बीएचयू में एडमिशन ले लिया। अच्छा, बीएचयू में एडमिशन ले तो लिया, अब फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस तो जीजा जी ने भर दी, क्योंकि तब आपको बताऊँ बीएचयू में जाने के पीछे एक और रीज़न था, क्योंकि मैंने फ़ीस पता करी तो वहाँ फ़ीस थी कुछ 1400 समथिंग रुपीज़ थी पर सेमेस्टर, मतलब 2800-2900 रुपये पर ईयर फीस थी बीएचयू में, जब अपन जा रहे थे। और जैसे ही अपन बीएचयू में मैंने एंट्री करी तो फीस हो गई 6700 रुपये पर सेमेस्टर। मतलब 1400 से 6700। अरे यार फीस डबल होती है, 3 गुना होती है, तो मतलब गजब ही हो गया। ठीक है, जीजा जी को बोले इतनी इतनी फीस लगेगी, जीजा जी ने फिर अपना कहीं से जुगाड़ करके फीस भर दी। अब बात है कि जीजा जी का भी परिवार है, अब यार कब तक पैसा लोगे यार उनसे, मतलब बुरा तो लगता ही है। फिर मैंने सोच लिया था कि मैं जो है कॉलेज में जाते ही कोचिंग पढ़ाऊँगा, क्योंकि अपने को पढ़ाना तो आता ही था, अपन तो महारत है, बचपन से ही पढ़ा रहे थे। फिर वहाँ गया, रैगिंग वैगिंग हुई, बहुत रैगिंग होती थी हम लोग के टाइम पे कॉलेज में, बहुत ज़बरदस्त रैगिंग होती थी ना। तो रैगिंग में ही एक ना अपना सीनियर मिले आलोक प्रताप सिंह, वो कानपुर में उनके फादर थे एक्साइज कमिश्नर, बड़े आदमी थे। तो थोड़ा इंट्रैक्शन हुआ, मतलब जस्ट सीनियर थे वो, सेकेंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर में था। तो उनसे मेरे को लगा कि यार इनसे ना मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ, आदमी ठीक है। तो मैंने बोला भैया ऐसा ऐसा है यार, कोई है नहीं, और जीजा जी ने पहले सेमेस्टर की तो फीस भर दी है, और मतलब अब कुछ ऐसा कुछ ट्यूशन व्यूशन मिल जाए तो जिससे मतलब कॉलेज की एटलीस्ट फीस तो मतलब मैं भर पाऊँ, मांगना ना पड़े किसी से। तो उसने बोला कि एक काम करो, एक प्रोफेसर साहब है, मतलब मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ सर का, डॉक्टर टीएन सिंह, इस समय वो आईआईटी पटना के डायरेक्टर हैं। अच्छा। तो मतलब बहुत जेन्युइन आदमी। उसने कहा कि डॉक्टर टीएन सिंह से मिलना, तेरे हॉस्टल के वार्डन है और वो पक्का तेरी हेल्प करेंगे। तो हमने ठीक है, मैं सर के पास गया, पैर वैर छुआ सर के, बोला हाँ बेटा बोल। मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई कि सर घर में कोई नहीं है, बड़ी दिक्कत है, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ऐसी नहीं है कि मैं फ़ीस भी भर पाऊँ, तो मतलब कुछ ऐसा कोई ट्यूशन व्यूशन, होम ट्यूशन टाइप के मिल जाएँ जिससे मैं अपनी फ़ीस भर के बीटेक कंप्लीट कर लूँ। भाई साहब विश्वास करिए, 1 मिनट भी नहीं हुआ, उन्होंने अपना फ़ोन निकाला, 4 प्रोफेसरों को फ़ोन कर दिया, यार वो आपको होम ट्यूशन चाहिए था ना, एक लड़का आया बहुत बढ़िया पढ़ाता है, बहुत शानदार, जबकि वो मेरे को जानते भी नहीं थे। मतलब ऐसा ऐसा उन्होंने मतलब बोला कि जैसे मतलब बहुत सालों से जानते हैं, कह रहे बहुत बढ़िया शानदार पढ़ाता है भाई, कई लोगों ने इसकी बहुत तारीफ करी। पहली बार तो मिली। अभी सोचो कि ये कब हुआ। ये कब हुआ, मतलब मेरे को लगा यार ये कैसे आदमी है, पहली बार ही तो मिले, इतनी तारीफ कर दी है उन्होंने। मतलब बहुत बहुत मतलब धन्यवाद है उनका। उन्होंने ट्यूशन व्यूशन जुगाड़े, कुछ बच्चे केंद्रीय विद्यालय के थे, उसमें से एक बच्चा था जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थे, वो दुर्ग सिंह चौहान, और वो यूपीटीयू होता है अपने, पहले होता था जो अपना जेई मेन नहीं था ना, तो यूपीटीयू, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उसके वाइस चांसलर थे दुर्ग सिंह चौहान, उनका बच्चा था चेतन चौहान। वो मेरा पहला स्टूडेंट था। और आपको बता दूं बहुत बड़े बड़े लोगों से मतलब उन्होंने बोला कि इनको पढ़ाना है। बनारस में बहुत सारे स्कूल हैं, सनबीम करके, सनबीम के मतलब जैसे सीरीज़ है स्कूलों के, मतलब जो होता है, तो
उसमें क्या नाम था उसका, रोहन मधोक। रोहन मधोक और चेतन चौहान, ये 2 थे, एक राहुल यादव था, एक और था। ये 4 बच्चे थे जिनसे मैंने कोचिंग शुरू करी, 4 बच्चे। मतलब और चेतन चौहान जो चौहान साहब थे, उनके मैडम ने बोला कि तू एक काम कर, मेरे घर में ही पढ़ा दे चारों को। कुछ दिन मैंने हॉस्टल में पढ़ाया, फिर हॉस्टल के बाद लगा कि यार बच्चे, ये सब बच्चे बढ़ाते गए। मैं पहले आपको तो फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ाता था, तीनों, क्योंकि कोचिंग पढ़ के गया था, तो मतलब थोड़ा थोड़ा तो इतना आता था, तीनों पढ़ाता था। फिर धीरे धीरे अपने मतलब आलोक भैया जो थे वो उन्होंने भी पढ़ाना शुरू किया फिजिक्स। फिर धीरे धीरे करके कोचिंग चल निकली, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। फिर कुछ दिन तो मैंने वो जो रोहन मधोक था उनके स्कूल में भी, उन्होंने रोहन मधोक की मम्मी ने बोला कि आपके बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, आप कहाँ हॉस्टल में पढ़ाओगे, आप तो एक काम करो, मतलब मेरे स्कूल ही ले लो, शाम में खाली रहता है, आप स्कूल में पढ़ाओ। उन्हें मैम कहाँ से इतना रेंट वेंट देंगे अपन, मतलब इतना कैसे देंगे। नहीं, आपको कुछ भी नहीं देना है, आप तो सारा स्कूल यूज करो। मतलब मेरे को बहुत अच्छे लोग मिले, मतलब हेल्प करते गए और मैं आगे बढ़ता गया। फिर अपन ने कोचिंग स्टार्ट कर ली, फिर बढ़िया। मतलब मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर में मतलब मेरे को याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में काउंसलिंग में गया था BHU, तो मेरे से ज़्यादा गरीब पूरे बच्चों में कोई नहीं था। जितने बच्चे थे ना, जितने IIT में आए थे, मेरे को शक्ल देख के, कपड़े देख के, मेरे को याद है वो, बाकी लोग तो कुछ लोग तो ट्रॉली बैग और अच्छे अच्छे बैग लेके आए थे। मैं कॉलेज गया था बक्सा लेके, लोहे का बक्सा नहीं आता था पहले, अटैची नहीं, लोहे का बक्सा, बकायदा ताला वाला बक्सा, पुराने घर में था, क्योंकि अपना तो था नहीं कि भाई अपन कोई ट्रॉली बैग खरीद ले। देख के लगा कि यार भाई साहब, मतलब सबको देख के ना लगा कि मेरे से ज्यादा गरीब इन बच्चों में कोई नहीं है। और 2 महीने बाद वैसा वो जो बच्चे थे 4, वो मेरी समझ में महीना भी पूरा नहीं हुआ था, वो 17 बच्चे हो गए थे, 4 के 17। 4 बच्चों से 17 हो गए, फिर 17 के बाद 25 हो गए। 2 महीने बाद तो मैंने कॉलेज में मोटरसाइकिल खरीद ली थी। अच्छा, 2 महीने में ही। मतलब पहले तो फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि साइकिल से जाना होता है, लेकिन सीनियर ने बोला तेरे पास पैसा है तो खरीद ले यार, सब मैनेज कर लेंगे अपन। तो मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली। फर्स्ट बाइक कैलिबर क्रोमा आती थी बजाज की, बाइक खरीद ली। फिर आपको जो फर्स्ट ईयर पूरा सेकंड ईयर में एंट्री करी, सेकंड ईयर में तो अपने कार ही खरीद ली। मतलब मेरे को याद है, मैं और एक मेरा दोस्त था, हम लोग कार से कॉलेज जाते थे, और तब प्रोफेसर साहब हमारे साइकिल से आते थे। मतलब आप स्टूडेंट जो थे IIT में वो कार से आते थे और आपके प्रोफेसर साइकिल से आते थे। मतलब अलग, मतलब एकदम आप ये कह सकते हो कि जिस दिन से मैंने कॉलेज में एंट्री करी, ग्राफ नीचे नहीं आया। टचवुड, या भगवान की कृपा मानो या मेहनत मानो, जो भी मानो, क्योंकि हर आदमी मेहनत करता है। अपन ये तो नहीं कह सकते कि मेहनत करने वाला सफल हो जाता है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो गॉड का ग्रेस होता ही है कि भाई भगवान की कृपा चल रही है कि भाई ठीक है, अपन मेहनत तो कर ही रहे। लेकिन धीरे धीरे ग्राफ चलता रहा। फिर ये हुआ कि भाई अब एक जो फिजिक्स के टीचर थे ना, वो बता रहे थे आपको, आलोक प्रताप सिंह फिजिक्स पढ़ाते थे हमारे, तो उनका मन किया कि भाई मैं तो IAS की तैयारी करूंगा, मैं तो नहीं पढ़ा रहा। अब वो क्राइसिस आ गई, अब फिजिक्स का टीचर नहीं। तो कुछ लोगों ने बोला कि यार ना, एक कोटा से आया है लड़का, सिरेमिक में, कोटा से आया है, सिरेमिक ब्रांच है। तो हमने कहा बताओ भाई कौन है यार, कि यार वो पढ़ाता है बढ़िया। ठीक है, वो पता है कौन थे? नितिन विजय, एनवी सर। हाँ, तो ये हुआ कि भाई कि तो IIT BHU में थे वो? हाँ, मेरे जूनियर थे। तो मैं एनवी सर के हॉस्टल गया, मैंने कहा यार फिजिक्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मिलके करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एनवी सर ने पढ़ाना शुरू किया कोचिंग में। हम लोग बहुत 2003 से जान रहे एनवी सर, मैं और एनवी सर 2003 से, ऐसे मान सकते हो कि 2003 से हम लोग साथ में हैं। ये आज का दोस्ती नहीं है, आज का नहीं है कि अपन मिल गए, आज बहुत पुराना संबंध है अपने। तो एनवी सर भाई साहब क्या पढ़ाते थे यार, सारा बच्चा भाई साहब किसी क्लास ही नहीं करना चाहता था। मेरे को तो बस नितिन चाहिए। अच्छा, एनवी सर, बनारस में एनवी सर नहीं थे, नितिन विजय थे। तो बनारस में तो जैसे कि वो IIT में थे, हाँ, तो कॉलेज में रहते हुए पढ़ाते थे? हाँ, हम लोग भी कॉलेज में रहते पढ़ाते थे। जैसे आप देख रहे हो कि आज एनवी सर की डिमांड है कोटा में, वो आज की डिमांड नहीं है,
वो आज से 20 साल पहले भी ऐसी डिमांड थी सर की। मतलब बनारस में जब हाँ, वो ऐसी डिमांड थी बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं कि लग रहा हो कोटा में एनवी सर इतना फेमस हो गए, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। नहीं भाई, वो आज के नहीं है, वो 20 साल पहले भी ऐसे ही पढ़ाते थे यार। हाँ, मतलब अलग ही क्रेज था एनवी सर का बनारस में। हाँ, एनवी सर का बीटेक कंप्लीट हुआ। अच्छा, वो लोकल कोटा के थे, तो कोटा के थे तो यार अब कोटा तो मंडी है, कोचिंग इंडस्ट्री कोटा सबसे बड़ा हब वही था। तो सर कोटा, अच्छा बताऊँ आपको, जब कोटा सर आ रहे थे ना 4th ईयर जब इनका कंप्लीट हुआ, तो इन्होंने मेरे से बोला कि भैया एक काम करो, दोनों लोग चलते हैं कोटा में कोचिंग खोलते हैं। अब यार उनका कहाँ यार, अपनी बनी बनाई कोचिंग छोड़ के, भाई इनका तो घर है, सर का तो घर है, अपन तो परदेसी हो जाएंगे। अरे नहीं यार आप जाओ, देखते हैं। तो एनवी सर यहाँ आ गए। एनवी सर ने बंसल क्लासेस में पढ़ाया, फिर अपनी इंडिविजुअल फिजिक्स खोली थी आई थिंक 2007, दिसंबर 2007 ना। तो उस समय जब सर ने अपनी कोचिंग स्टार्ट की थी कोटा में, तो क्या नाम हुआ करता था उस समय? मोशन ही था, मोशन ही था। अच्छा, हाँ मोशन ही था, वो किसी बच्चे ने सजेस्ट किया था, तो मोशन ही खुली थी। दिसंबर 2007 में इंडिविजुअल फिजिक्स से खुली। फिर मेरे को याद है कुछ कुछ कि 2008 के आई थिंक अगस्त या सितंबर में एनवी सर का फ़ोन आया मेरे पास बनारस में कि यार भैया एक बार आ जाओ बनारस, कोटा घूम जाओ। हाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, घूम जाते हैं। तो उस समय आप क्या कर रहे थे? कोचिंग थी अपनी बनारस में। अच्छा, कोचिंग ही चल। हाँ, कोचिंग थी अपनी बनारस में, प्राइम क्लासेस के नाम से। पहले एपेक्स क्लासेस थी, फिर पार्टनर में लड़ाई हुई तो अलग से वो होता रहता है। कोचिंग में तो होता रहता है। प्राइम क्लासेस खुल गई थी तो बढ़िया चल रही थी अपनी, मतलब कोई दिक्कत उस तरह की थी नहीं। फिर मैं कोटा आया, कोटा का माहौल देखा, भाई सब बहुत बढ़िया। एनवी सर का गजब माहौल था 2007 में। मतलब आई थिंक कि जब एनवी सर बंसल क्लासेस से अलग हुए थे, तब एक बंदे के नाम पे 2-2.5 हज़ार बच्चा मूव किया था उस जमाने में। बहुत बड़ी बात थी ये। क्योंकि एक आजकल पूरी कोचिंग से टीम निकाल के ले जाओ ना, तो 2-2.5 हज़ार बच्चा नहीं जाता टीचरों के साथ। और उस समय आप सोचो, अकेले बंदे के नाम पे, मतलब 2 दिन में 3 बिल्डिंग चेंज करनी पड़ी थी। 2 दिन में? हाँ, जगह ही नहीं, एक बिल्डिंग ली भर गई, जगह ही नहीं है। फिर रातों रात अंकल जी बताते थे, जो दूसरे दिन फिर दूसरी बिल्डिंग ली तो दूसरे दिन फिर भर गई। गजब ही क्रेज था सर का, आज भी है। मतलब सर की तो बात ही अलग है यार, वो तो अलग ही है ना। इस तरह के लोग ना, मतलब थोड़ा दुनिया में कमी है, मतलब अलग ही है, वो पर्सनालिटी अलग है। तो सर ने बुलाया तो भाई ठीक है, कोटा देखा जाए भाई कैसा है। आ गए अपन, गाड़ी उठाए, वहाँ से ड्राइवर लिए और आ गए कोटा। कोटा में माहौल देखा यार, जगह तो ठीक है। फिर हो गया कि पैकअप करो बनारस में। कहाँ बनारस में, यहीं मिल के करते हैं, कोटे ही रहते हैं। मूव कर गए। तब से, जब से मूव किए तब से अपन एनवी सर और हम लोग सब साथ में ही। स्टार्टिंग डे से आप कोटा में मोशन से ही? बिल्कुल बिगिनिंग से। और आज का संबंध थोड़ी ना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आरआरडी सर कहीं चले जाएंगे। अरे यार, पिछले 20-23 साल में कोई अब नहीं कर पाया, अब क्या ही करेगा। संबंध अपने अलग ही हैं। वो वाली बात नहीं है कि हम लोग पैसे के लिए जुड़े हैं। अपने रिलेशन अलग टाइप के हैं। आज के रिलेशन थोड़ी ना है। आप सोचो 20 साल के रिलेशन है, और रिलेशन बनाने में बहुत समय लगता है। ऐसे नहीं बनते हैं कि भाई इतना लंबी जर्नी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मतलब आप ये कह सकते हो कि बनारस में तो क्या होता है, जैसे मैं बनारस में रहता तो इतना नाम तो नहीं होता ना कि आरआरडी सर कौन है भाई आरआरडी सर। बनारस में लोकल का आदमी जान रहा होता। आज मोशन की वजह से, एनवी सर की वजह से कम से कम पूरा हिंदुस्तान नाम तो जान रहा है ना कि भाई चलो ये भी है कोई। मतलब बढ़िया है एनवी सर। और एनवी सर के जो फादर है ना, अंकल जी, भाई साहब गजब आदमी। हाँ, बहुत मतलब सही बताऊं, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। मैं भी जब मिलता हूँ उनसे तो बहुत अल्टीमेट। मेरे को मतलब याद है कि मैं जब सामान लेके आया था तो अंकल जी मेरे को लेने गए थे स्टेशन। मतलब गजब ही एनर्जी है। इतने साल हो गए ना, मैंने अंकल जी को, एनवी सर के जो फादर हैं, उनको कभी डीमोटिवेट होते ही नहीं देखा है। कितनी बड़ी समस्याएं आ जाएं, कुछ आ जाए, हमेशा पॉजिटिव रहते। मतलब हम लोग भी कभी कभी होता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि यार वो टीचर चला गया, ये चला गया, हम लोग थोड़ा परेशान हो जाते थे। अंकल अरे यार कोई नहीं, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा।
मतलब अल्टीमेट आदमी है। और आज भी इतनी एज के बाद भी आपको पता है आज भी 8-10 घंटे काम करते हैं। मतलब वो अलग ही है। मतलब एक होता है ना कि भाई जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है तो माँ बाप का हाथ होता है, तो सच में है। मतलब एनवी सर भी आज जहाँ पर है ना, बिना अंकल के वो पॉसिबल नहीं था। मैं भी सर जब सर के घर जाता हूँ या कभी कुछ रिकॉर्डिंग रहे, कुछ शूट रहे ऐसा, तो उनके पापा मिलते हैं, काफ़ी बहुत मतलब बहुत हम्बल है, मतलब लगता ही नहीं है कि इतने बड़े इंसान के पापा हैं, नहीं मतलब नहीं कि नहीं लगते, नहीं हाँ, लगते। कोई कुछ नहीं, एकदम बहुत ही डाउन आप टू अर्थ है। अनजान आदमी को मिला दो ना अंकल से, कोई कह नहीं सकता कि एनवी सर के फादर है। कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, एक जरा एकदम डाउन टू अर्थ। और एक जरा सेम बिहेवियर आपके साथ, अगर कोई गरीब आदमी भी जाएगा सेम बिहेवियर उसके साथ। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आरआरडी सर आए हैं तो थोड़ा रेस्पेक्ट हो, ये थोड़ा कि भाई आरआरडी सर, नहीं भाई, सब एक जैसा। मतलब एक्चुअली वो टाइम उन्होंने देखा हुआ है ना, जब कुछ नहीं था और आज सब हाँ, कुछ है, तो फिर वो स्ट्रगल देखा हुआ है उन्होंने सारा, वो खुद गरीबी से गुजर चुके हैं, तो पता है कि चीज़ें कैसे मतलब आज मेरी समझ में आज मोशन या एनवी सर या हम लोग जहाँ भी हैं ना, उसमें बहुत हद तक रोल अंकल जी का है। मतलब वैसे इतना टाइम देना यार, बिगिनिंग में याद है हम लोग को बहुत टाइम देते थे। और आज भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आज भी खड़े होते हैं कि हाँ हाँ मैं हूँ ना, आप लोग परेशान हो। मतलब बड़ी बात है। मतलब वो मतलब डेडिकेशन जो है अंकल जी का, मतलब अल्टीमेट है। राइट सर। तो मोशन का कैसा रहा सफर सर से जुड़ने के बाद? बढ़िया, शानदार, तब से चल ही रहा है, बढ़िया है। अपन हम लोग तो जब जब मैं आया था ना तो बढ़िया, मतलब क्लासें बढ़िया चल रही, मतलब बेसिकली डेमो क्लासेस चल रही थी। एनवी सर ने बोला कि आप ना डेमो क्लासेस ले लो। ठीक है, ले लेते हैं। एनवी सर को ना मतलब विज़न बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। मतलब मेरे को याद है कि वो 2009-10 में आपको बता दूं, जब किसी को ऑनलाइन का कोई आइडिया नहीं था ना, किसी को दूर दूर तक ऑनलाइन का आइडिया नहीं था, तब 2010 में हम लोग ने बच्चों को टैब बांटे थे। सारे उसमें लेक्चर होते थे, डीपीपी के सोल्यूशन होते, तब 2010 में पेन ड्राइव वगैरह पेन ड्राइव। मतलब उनका विजन बहुत क्लियर था कि मतलब हो सकता है कि ऐसा हो जाए ऑनलाइन इंडस्ट्री में, और कोरोना में हुआ। एक्चुअली मैं मोशन में आने के पीछे आपको बताऊं एक रीजन और है, क्योंकि हम लोगों की जो टीम है ना, जो पूरी टीम है वो बहुत डेडिकेटेड है। मतलब हर एक बच्चे पे ध्यान है। मतलब ऐसा नहीं, आज भी आपको बताऊं अगर 10-11 बजे जैसे सिचुएशन ख़राब चल रही, थोड़ा सा मान लीजिए कोटा की, कभी भी बच्चे को फ़ोन आता है तो हमारे टीचर, मैं खुद फ़ोन पिक करता हूँ कि भाई कोई दिक्कत हो आप बताइए। लगातार बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं, पेरेंट्स को फ़ोन आते हैं, पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मोशन का स्टाफ, मोशन की बहुत बड़ी टीम है, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम बटी हुई है। भाई किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमारी पूरी टीम उसके साथ रहती है। तो एक्चुअली में क्या होता है, बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चा जो है ना बाहर से आ रहा है, तो उसको एक फैमिली इन्वायरमेंट जो मिल रहा है, वो मोशन उसको बखूबी निभा रहा है। क्योंकि फैमिली इन्वायरमेंट रहना, उसको कोई दिक्कत आ रही है वो किससे कहेगा, ये तो प्रदेश है उसके लिए। तो वो अपने टीचरों से शेयर करता है, स्टाफ से शेयर करता है, और उसकी पूरी हेल्प की जाती है। तो वो क्या होता है, ये जो कनेक्टिविटी है ना, ये माउथ टू माउथ है कि बच्चा पढ़ा, उन्होंने कहा यार मोशन में बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत होती है सब सुनते हैं। इंपॉर्टेंट यही ना कि आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत आई, आपको कोई सुनने वाला ही नहीं। जब कोई सुनने वाला ही नहीं है तो बेचारा बच्चा किससे बोलेगा, सुनना तो पड़ेगा ना भाई। बच्चा, एक बात सोचिए कि बाहर का बच्चा जो कोटा आ रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं और जो फैकल्टी हैं उन्हीं के भरोसे आ रहा है ना भाई। पेरेंट्स तो उसको छोड़ के चले गए, अब जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की जिम्मेदारी है। अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाएंगे तो उस बच्चे का भी फायदा होगा और कोटा का भी फायदा होगा, इंडिविजुअल टीचर का भी फायदा होगा, क्योंकि उसका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा अगर खुशी मिलती है तो पेरेंट्स को मिलती है और टीचर को मिलती है। तो हम लोग इस बात पे ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चे को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी प्रॉब्लम है उसका समाधान होना चाहिए, और मतलब कोशिश तो यही रहती है कि भाई उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान रखते हैं हम लोग इन चीज़ों। ये मेन चीज़ है जो मोशन की ग्रोथ को आगे ले जा रहा है। मतलब उसको, उसकी केयर बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों की अलग अलग क्वेरी आती हैं कि भाई पढ़ता हूँ
क्वेश्चन नहीं होते, तो सब सीनियर फैकल्टी ने उनको सोल्यूशन प्रोवाइड की। मतलब मोशन में लगातार ये चलता रहता है। फ्यूचर आपको क्या लगता है मोशन का? ब्राइट है, बहुत बढ़िया, शानदार, क्योंकि हमारी जो पूरी टीम है वो बच्चों के सिलेक्शन पे काम कर रही है। मतलब बच्चों के सिलेक्शन पे हम लोग फोकस रखते हैं कि भाई बच्चे सेटिस्फाइड होने चाहिए, बच्चों का रिजल्ट आना चाहिए। और मोशन में एक बात और है, मोशन बहुत ज़्यादा टॉपर्स के पीछे नहीं भाग रहा कि भाई टॉपर्स ले आओ, टॉपर्स कहीं से उठा लाओ, वो अपना फोकस नहीं है। हमारा जो मोशन का जो मेन टारगेट है ना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्टेड कितने हो रहे हैं। मतलब हमारा जो पूरी टीम का बिल्कुल सीधा फोकस है कि भाई जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हों। क्योंकि हर बच्चे, देखिए क्या होता है, टॉपर तो लिमिटेड है। और एक बात बता दूं, अगर कोई टॉपर है, जैसे लाइक 1 to 100 रैंक आती है, तो उसमें कोचिंग का रोल 5% है, 5 से 10%, मैक्सिमम 10% रोल है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बच्चा, एवरेज स्टूडेंट, अगर वो आईटी में सेलेक्ट होता है, तो उसमें कोचिंग का रोल 30 से 40% है, जो हम लोग बाखूबी निभा रहे हैं। भाई हमारे यहाँ सिलेक्शन रेशियो देख लो, परसेंटेज सिलेक्शन देख लो कि कितना बच्चा इंस्टीट्यूट में आया और कितना बच्चा सेलेक्ट हुआ। अगर आप उसको देखोगे तो इस समय पूरे हिंदुस्तान पे मोशन नंबर 1 पे आएगा, अगर परसेंटेज सिलेक्शन की देखें। ये मैं कुछ और चीज़ों पे सर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। बीते कुछ दिनों में आपने न्यूज़ खबरें वगैरह सुनी होगी कोटा के बारे में, डिटेल में उस पर बात नहीं करूँगा, क्या है पता ही है आपको। आपका इस पे क्या ओपिनियन है कि आज के दिन में जो भी गलत कदम बच्चा उठाता है, उसके पीछे का क्या क्या रीजंस हो सकता है और कैसे उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए सर, ऐसा है कि क्या होता है कि मेरी समझ में इसमें क्या है कि जो बच्चा आ रहा है, एक तो फैमिली का प्रेशर बहुत है जो कि नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में क्या होता है कि मान लीजिए पेरेंट्स की इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है और वो कैसे भी करके बच्चे को कोटा भेज दिया। तो लोग ये वीडियो देख रहे हो, उन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चे से आप अच्छे से पूछ के ही उसको स्ट्रीम चूज करने में हेल्प करें। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर हो तो बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, आप इंजीनियर हो तो बच्चे को इंजीनियर ही बनना है। नहीं भाई, बच्चे से पूछिए कि उसको इंजीनियर बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको सीए बनना है, उसको क्या करना है, उसको पुलिस में जाना है, क्या क्या बहुत सारे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर इंजीनियरिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। तो आप बच्चे से बात करिए, पेरेंट्स को दोस्त बनना पड़ेगा, बच्चे का दोस्त बन के बात करनी पड़ेगी, उसकी समस्याएं सुननी पड़ेगी। आप वो जमाना नहीं है कि आप अपनी मर्जी अपने बच्चे पे थोप पाए, वो जमाना गया। आजकल के सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चा सब सर्च कर रहा है कि उसे क्या करना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसे कहाँ जाना है। एक बार अपने बच्चे से बात तो करिए। सर बातें तो बहुत सारी है जानने को पर काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है हमारा। और काफ़ी चीज़ें लोगों को सुनने को मिला, बच्चों को सुनने को मिला, क्योंकि शायद बहुत चीज़ें आपने ऐसी बोली होगी जो क्लास में आज तक आपने बताई नहीं होगी, तो बच्चों को इससे आपके बारे में और जानने का मौका मिला होगा। तो और भी सर मतलब कि मैं यही चाहूँगा कि सर आप ऐसे ही बच्चों के बीच में छाए रहें, काम करते रहें और ऐसे ही पढ़ाते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब आपको देखते हैं बच्चों के बीच में उस तरीके से कि कैसे बच्चे आपके पास आते हैं दौड़े दौड़े एकदम से। तो सर आज का सेशन हम यही ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स कि आपने हमें ज्वाइन किया अपने इतने बिजी मैं तो स्केड्यूल से सर टाइम। मैं लास्ट में बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि बेटा देखो, कोई भी चीज़ आपको पानी है ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में सफल होना चाहते हो, और सबसे पहली बात, आप उसी चीज़ में सफल हो सकते हो जहां आपका इंटरेस्ट हो। अगर बिना इंटरेस्ट के कोई भी काम किया जाएगा, वो आपको सफल होने नहीं देगा। क्योंकि कोई भी आपको काम करना है ना, तो आपको मान लो आपको बाइक सीखनी है सपोज, तो बाइक चलाने में इंटरेस्ट तो होगा ना भाई। अगर आपका इंटरेस्ट बाइक चलाने में नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। इसी तरह ये कंपटीशन है, अगर आपको आईटीएन बनने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं सेलेक्ट हो सकते। इसलिए कोई भी चीज करना है ना, उसमें पहले इंटरेस्ट डेवलप करिए। और टैलेंट कोई ऐसा नहीं है कि टैलेंट किसी के पास होता है भाई, हुनर सब में होता है। हुनर सब में होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है, बस इतनी सी बात है। हुनर तो सब में है। ग्रेट सर, ग्रेट। तो इसी बात के साथ सर अब वीडियो को एंड करते हैं हम। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू आपको मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसी तरह बढ़ते रहें, हम लोग का दुआएं आपके साथ। थैंक यू। थैंक यू।